हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आज हम पढ़ रहे हैं सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। दोस्तों, बता दूं कि हम लोगों ने सल्तनत काल में 5 वंशों को पढ़ा और सल्तनत काल में प्रमुख रूप से 5 वंश भी हैं। पहला है गुलाम वंश, दूसरा तुगलक, तीसरा है खिलजी और चौथा है सैयद और पाँचवा है लोधी। तो 5 वंशों ने सल्तनत काल में क्या किया था? शासन किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज इसकी शासन व्यवस्था के बारे में। केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन होता था? केंद्रीय शासन का प्रमुख होता था सुल्तान। उस समय का राजा बलबन अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। बलबन जो शासक था और अलाउद्दीन दोनों के समय जो अमीर थे वो प्रभावहीन हो गए। अमीरों का अगर महत्व चरमोत्कर्ष पर था तो लोधी वंश के शासनकाल में था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत, सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद होती थी उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। मजलिस ए खास क्या होता था? मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार एक खास क्या होता था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, अन्य रईसों को बुलाता था। अब आता है बार ए आजम। सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग क्या करता था? पूरा करता। तो उसे क्या कहते? बार ए आजम कहते थे। सल्तनत काल में दीवाने, रियासत, धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों, धर्मपरायण लोगों वजीफ़ा देता था। ठीक, ऐसे लोगों के क्या देता था? वजीफ़ा देता था, जिसे बार-ए आजम कहा जाता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख कौन होता था? सदर होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो साधारणतया प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दोस्तों, थोड़ा से ये जो है इसको रंग को चेंज कर दे रहे हैं, वाइट है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, अब आगे आते हैं। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य प्रत्याचार से संबंध रखता था। दीवाने ईसा क्या था? तो उस समय विभाग राज्य के प्रत्याचार से संबंध रखता था। दीवाने ईसा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। कुछ विभाग हमने ऊपर पढ़ा है, उसी के बारे में यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में दिया गया है। देखिए, ऊपर दिया गया मंत्री और उससे संबंधित विभाग। अब ये मंत्री हो गए और ये इनका विभाग हो गया। वजीर, उस समय प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों या अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजूमदार कौन होता? उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष होता था। ऐसे ही दोस्तों 2 पार्ट बना कर दे देगा परीक्षा में और कहेगा कि इसकी मिलान कीजिए, तो वहाँ पर यहीं से प्रश्न फंसता है। अब आते हैं आरिज ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग, दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, दास विभाग। और दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग। ये दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। विभाग और उसके बारे में देख रहे थे हम लोग। दीवान ए मुख्तराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय में गठित किया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में गठित किया गया था। और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, ये बलबन के समय में गठित किया गया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय में। दीवान ए खैरात
फिरोज शाह तुगलक के समय में, दीवान ए इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक के समय। इसके पहले हमने पढ़ा कि दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, खैरात, ये सब है क्या और इसको किसने गठित किया था, तो इसको अलग से हम लोगों ने देखा है। दोस्तों लूसेंट हम आपको कंप्लीट कराएंगे और आप आसानी से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरीद कहलाते थे। ठीक, ये दूत जो है वरीद कहलाते। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त होते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों, भवनों का निर्माण करता था। ठीक, इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। इक्ता या सूबा कहा जाता, क्या कहा जाता है, इक्ता या सूबा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ शासन नायब, जिसे वली भी कहते थे, या मुक्ति द्वारा भी होता था। इसे नायब, वली और मुक्ति भी कहते थे। इक्ताओं को सिक्कों का मतलब क्या, जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। आज के जिलों में हमारा जो जिले का मालिक होता है वो डीएम होता है। उस समय का कौन होता था, सिकदार होता था। आते हैं राजस्व व्यवस्था में, कि ये भी मिलान के लिए आता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ दिया है राजस्व कर व्यवस्था क्या थी। उस्र जो है मुसलमानों से, जो उस्र था ये कर है, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था, ये कर। जजिया गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर था। नोट में खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों, भूमि में खड़े खजानों से प्राप्त संपत्ति में 105वां 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। 4/5 भाग उसे सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था, परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य शासकों ने 4/5 हिस्सा क्या किया, स्वयं लिए और रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लेता था, गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लेता था, इम्पोर्टेंट है। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशर्रिफ लगान से निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर में 100 गाँवों का शासन देखरेख अमीर ए शदा नामक अधिकारी करता था। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। क्या थी, ग्राम थी। आज भी है। ग्राम सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार, मुकद्दम, मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को ही सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोले फेंकने वाली मशीन मंगलीक और अर्राद कहा जाता था। मंगलीक और अर्राद कहा जाता था। ये सब एक बार देख लीजिएगा। 10 अश्वारोही, 1 सर 1 खेल, 10 सर 1 खेल पे 1 सिपा सलार, 10 सिपा सलार पर 1, इतने पर 1 अधिकारी नियुक्त किए गए। 10 अमीर पर 1 मलिक, 10 मलिक पर 1 खान। ठीक, ये था कि 10 अश्वारोही पर 1 स्खेल रहता था, 10 स्खेल पर 1 सिपा सलार। जैसे हमारे यहाँ सिपाही के ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर सीओ है, सीओ के ऊपर एसपी है, और एसपी के ऊपर एसएसपी होता है, उसके बाद डीआईजी होता है। तो ऐसे ही उस समय ये 10 अश्वारोही पर कितना नियुक्त करना है, और 10 अश्वारोही पर 1 सरखेल, 10 सरखेल पे 10 पे 1 सिपा सलार, ऐसे ही नियुक्त किया जाता है। ये बड़े अधिकारी होते थे। आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। एकता प्रथा दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की।
सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। इम्पोर्टेंट है। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। और सल्तनत कालीन व्यवस्था शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित थी। जो सल्तनत कालीन व्यवस्था थी वो शरीयत, कुरान और हदीस पर, ये मुस्लिम ग्रंथ हैं, इस पर आधारित थी। और ये देखिए यहाँ स्थान दिया गया सल्तनत कालीन का, और उसकी प्रसिद्धि होने के कारण क्या थे? सरस्वती, अच्छी किस्म के चावल, इम्पोर्टेंट है। अनिवाड़ा, व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, ठीक, ये प्रसिद्ध था। सतगावा क्यों प्रसिद्ध था? रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा क्यों? नील उत्पाद के लिए। बनारस सोने, चांदी और जड़ी काम करने के लिए, जड़ी काम के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये कि कौन किसके लिए क्यों प्रसिद्ध। सतगांव क्यों था? रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। अब आते हैं आगे। अब देखिए आते हैं हम। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजाम, कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता है। भूमि को नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था, ठीक, क्या कहलाता था? मसाहलत कहलाता था। और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। पूर्णतः केंद्र नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालिशा भूमि थी। जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में भूमि रहती थी वो खालिशा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालिशा भूमि में परिवर्तित कर दिया। मतलब राजा के अधीन जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता? केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या थी? खालिशा भूमि थी। अब है यहाँ देखिए सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके, तांबे के दिरहम, चांदी के टक्के और तांबे के दिरहम पर आधारित थी सल्तनत कालीन व्यवस्था। इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए नीचे जो दिया है, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये रही आपकी सल्तनत कालीन व्यवस्था, और इस व्यवस्था में हमने बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं देखी। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और सल्तनत काल यहीं पर समाप्त होता है। फिर से कल हम लोग विजयनगर का आरंभ करेंगे कि विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।